नमस्कार, मैं एडवोकेट नीलेश कश्यप। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एडवोकेट अमित कटार नवरे जी से, जो मेरे सहयोगी हैं और पिछले 15 साल से धरातल पर न्याय व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट के बारे में और उससे जुड़े कई पहलू के बारे में। अमित जी, आप इस अर्नब को जो अरेस्ट हुई, अर्नब गोस्वामी को आज जो ये अरेस्ट हुई है, इस पूरे वारदात को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या ये लीगली टेक्निकली सही है या आपको इसमें लगता है कोई पॉलिटिकल क्रॉस फायर है? आप एज अ लॉयर आप इस पे क्या कमेंट देना चाहोगे? मुझे इसके ऊपर यह कमेंट देनी है कि अरेस्ट करना नहीं करना ये डिस्क्रिशनरी पावर पुलिस का है। ओके। पुलिस अभी ये मैटर जो है ये इन्वेस्टिगेशन के अंडर में, अभी इस केस में पुलिस के पास कोई एविडेंस होगा, उसी के बेस के ऊपर पुलिस उसको अरेस्ट कर रही है, ऐसा मुझे ये इस स्टेज के ऊपर लग रहा है। अभी हाईकोर्ट में जो अब्बत मुंडा जो उनके लॉयर थे अर्नब गोस्वामी के, वो गए थे अरेस्ट के बाद और इंटरिम बेल उन्होंने सीख किया हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट ने मना कर दिया। हाईकोर्ट ने उसमें यह कहा कि हम इंफॉर्मेंट का, विक्टिम का कहना सुने बगैर कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते। क्यों कहा? और हाईकोर्ट ने उसके ऊपर यह भी कमेंट किया, अगर हम विक्टिम का कहना न सुने इंटरिम ऑर्डर पास कर देंगे अरेस्ट के ऊपर, तो उसके ऊपर भी यही ब्लेम हो जाएगा कि मैजिस्ट्रेट ने भी ए समरी जो एक्सेप्ट की है वो विक्टिम की जो साइट है वो न सुनते ही एक्सेप्ट की है। तो अरेस्ट जो है, अरेस्ट का जो पार्ट है, उसको एट दिस स्टेज मुझे ऐसा लगता है हाईकोर्ट ने जो इंटरिम स्टे उसको ग्रांट नहीं किया अरेस्ट के ऊपर। जो हिबियस कॉर्पस की पिटीशन जो अर्नब गोस्वामी की तरफ से दायर की गई थी हाईकोर्ट में, वो उसको जो इंटरिम अभी मिली नहीं है, इसका मतलब पुलिस इस स्टेज के ऊपर उसका अरेस्ट जस्टिफाई हो रहा है। मेरा आपसे यह सवाल है इसमें कि हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं अर्नब के अरेस्ट के। ये जो 2018 की जो ये केस है, ठीक है, वन मिस्टर नाइक हु इज बेसिकली इंटीरियर डिजाइनर एंड हु इज कमिटेड अ सुसाइड इन 2018, ठीक है। एंड इस केस में दिस एफआईआर वाज रजिस्टर्ड इन 2018 एंड पुलिस ने इसमें ए समरी फाइल कर रखी थी। ए समरी ये कहती है कि देयर इज नो एविडेंस, देयर इज नो एविडेंस, और इस पे जो ऑनरेबल कोर्ट है उन्होंने इसको स्वीकृति देते हुए इस फाइल को क्लोज कर दिया है। अब मुझे आपसे यह पूछना है कि 2 साल के बाद अगर आप इस चीज को फिर से निकालते हैं तो ये क्या सेंस करता है? और अगर पुलिस ने इसको निकाला है, अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने इसको फिर से निकाला है, तो उनके टेक्निकल ग्राउंड्स क्या थे? जो टेक्निकल ग्राउंड्स का कॉग्निजेंस लेते हुए इन्होंने जो कार्रवाई आगे की है 2 साल के बाद, क्या वो सही है? दूसरा मेरा सवाल यह है कि ए समरी फाइल होने के बाद, उसको मान्यता मिलने के बाद उसको फिर से रीओपन करना, या ए समरी फाइल होने के बाद वो जो फाइल क्लोज होती है अगर उसको फिर से इन्वेस्टिगेशन करना है तो उसके लिए क्या ग्राउंड्स होने चाहिए? वो ग्राउंड्स इस समय पुलिस डिपार्टमेंट के पास थे क्या? अगर आपका सवाल पूछ के खत्म हुआ होगा तो मैं आपको जवाब दूंगा। आपका सवाल है कि खत्म हुआ? बोलिए। मुझे इसके ऊपर ए समरी के ऊपर जो टेक्निकल और लीगल पर्सपेक्टिव के ऊपर आपने जो कहा, उसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूं, ए समरी दाखिल करने के पुलिस को 2 पार्ट होने चाहिए। एक, पुलिस को आरोपी डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, ऑफेंस हुआ है, ए समरी का मतलब है ऑफेंस हुआ नहीं है, ऐसा पुलिस ने नहीं कहा है। ऑफेंस तो हुआ है लेकिन सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, ऐसा कभी कहा। फडणवीस सरकार की जब गवर्नमेंट थी तब पुलिस का ये रिपोर्ट कोर्ट में फाइल किया गया था। उसके बाद वो जो रिपोर्ट कोर्ट में फाइल किया और जिसको मैजिस्ट्रेट ने स्वीकृति दी है, मैजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी थी और पुलिस की भी ड्यूटी थी कि विक्टिम को पार्टी बनाए। विक्टिम को पार्टी बनाया नहीं गया है। ऑर्डर जो एक्सेप्ट हुआ है समरी का, विक्टिम को पार्टी बनाए बिना, मतलब विक्टिम का जो राइट है, विक्टिम के ऊपर, विक्टिम के घर का आदमी गया है, विक्टिम के घर का इंसान मरा है, ऐसे सिचुएशन में विक्टिम की तरफ से विक्टिम का क्या कहना है वो तो कम से कम कोर्ट सुने। कब सुनेगा कोर्ट? विक्टिम को कम से कम नोटिस तो जावे।
अगर कोर्ट नहीं डाले तो पुलिस की ड्यूटी है कि निष्पक्ष ऑर्डर उनको मिलने के लिए उन्होंने विक्टिम को पार्टी बनाना चाहिए था, विक्टिम को नोटिस इशू करना चाहिए था। ये जो हुआ है, ये जो ए समरी की जो ऑर्डर पास हुई है, मुझे ऐसा लगता है ये टोटली इग्नोरेंस ऑफ लॉ और बायस्ड। अगर किसी के ऊपर अन्याय हुआ है उसी की साइड न लेते हुए सिर्फ पुलिस के कहने के ऊपर अगर ये समरी एक्सेप्ट होती कोर्ट से, तो इसका मतलब ये है ये पुलिस का ये दोगलापन है। पुलिस ने गवर्नमेंट की साइड के अनुसार, फडणवीस गवर्नमेंट ने अर्नब गोस्वामी को बचाने के लिए ये सब कांड रचा हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर या सुसाइड होना, अर्नब गोस्वामी हमारे जो प्रतिष्ठित पत्रकार है इस भारत के, उन्होंने इस विषय को, इस मुद्दे को, और खाली उन्होंने ही इस मुद्दे को चलाना, और ये जब तहकीकात जब किसी एक दिशा में सही तरीके से जा रही होती है, तब अचानक से इस पूरे विषय में भूकंप मच जाता है। बहुत सारे राजनीतिक स्थल उथल पुथल हो जाते हैं और अचानक से एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आ जाती है और उनको पकड़कर लेके जाती है। ये क्या चल रहा है और ये ऐसे क्यों चल रहा है? वो जाकर के पुलिस को पूछो, नेताओं को पूछो। आप मैं वकील बैठा हूं यहाँ पर, एग्जैक्टली आप क्या पूछ रहे हो? मेरे को लीगल पॉइंट के ऊपर बात करो, आप क्या चाहते हैं उसमें? ये उथल पुथल क्यों हो रही है? मैं एग्जैक्टली लीगल पॉइंट पूछ रहा हूं आपको, मैं आपको एग्जैक्टली लीगल पॉइंट पूछ रहा हूं। आपको इस विषय पर यह बताना जरूरी है कि यह विषय कैसे होना चाहिए था। अगर आप इसका जवाब नहीं देंगे तो कौन देगा आपको? यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस। इस चीज को किस तरीके से होना चाहिए था? इस चीज को 2018 में एफआईआर होकर 2020 में होना चाहिए था? क्या ऐसे होना चाहिए था? इसको किस तरीके से होना चाहिए था? बताइए आप अभी। किस तरीके से होना चाहिए था? किस तरीके से? 18 की एफआईआर, क्लोजर रिपोर्ट, वापस में वही सवाल वही जवाब। आप कितनी बार एक ही सवाल मुझे बार बार पूछेंगे? मैंने उसका ऑलरेडी जवाब दे चुका हूं। आप बताइए ना किस तरीके से होना चाहिए था? ए समरी फाइल की जी, ए समरी इस तरह से होनी चाहिए थी, विक्टिम को पार्टी बनाना चाहिए था। ठीक है। पुलिस को, फडणवीस सरकार की नेक दिल पुलिस को अगर वो ऑर्डर ऑब्टेन करना चाहिए था ए समरी का कोर्ट के थ्रू, क्योंकि अर्नब के खिलाफ अगर एविडेंस सफिशिएंट नहीं थे उसको ट्रायल फेस कराने के लिए, तो विक्टिम का भी राय मशवरा कोर्ट लेता था, कहता था यस ये होना चाहिए। इसकी साइड लेने के बाद कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, ए समरी अलाउ करना है या उसको कॉग्निजेंस भी ले सकता है या ए समरी को फर्दर इन्वेस्टिगेशन की कोई डायरेक्शंस भी दे सकता था। लेकिन विक्टिम को सप्रेस करके जो कार्रवाई चलाई गई है, या आपको नहीं लगता है ये विक्टिम के ऊपर अन्याय है? विक्टिम को कोई सप्रेस नहीं की गई थी। आपको लगता है कि मुंबई महाराष्ट्र शहर में जहां पे मीडिया इतना अलर्ट है, कोई विक्टिम सप्रेस हो सकता है? एक गली गुच्छे में किसी की आवाज नहीं दबती। मोबाइल, ये ट्रैफिक जो तोड़ते वो लोग मोबाइल बनाते हैं, और मिस्टर नाइक जो फैमिली है, ठीक है, मेरे उनसे कोई ये नहीं है, क्या नहीं है उनसे मेरी जो सांत्वना है उनके साथ में। लेकिन मुझे ये बात जरा भी डाइजेस्ट नहीं होती कि 2 साल के बाद अचानक से ये चीज आती है। अच्छा ठीक है, चलो वो आती है, आपका ये कहना है कि इतना बड़ा इश्यू हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया, वो नोटिस की जानकारी पुलिस इनको ए समरी मंजूर की जानकारी नाग फैमिली को थी या नहीं थी, यही कहना है आपका? नहीं, मुझे आपका कहना एग्जैक्ट क्या है? मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपने ये समरी पे बात की, ठीक है, ए समरी आपने पढ़ी थी क्या उस समय? आपने ये कहा कि ए समरी इस तरह से फाइल होनी चाहिए, उस तरह से क्या आपने ए समरी? अच्छा, अगर ये इस तरह से नहीं हुई है तो इसका मतलब आप जो मजिस्ट्रेट बैठे हैं उनके ऊपर सवाल उठा रहे कि उनको कुछ समझता नहीं और उन्होंने ए समरी ऐसी एक्सेप्ट कर ली है। क्या आपको ये कहना है? मैं 101% इस पार्ट पे श्योर हूं। तो एक तो आपने जो सवाल पूछा, तो आप श्योर है? हाँ मैं श्योर, आप श्योर है खाली? मैं श्योर हूं ना। आपको पता नहीं है, आप श्योर है खाली? ये आपका डेरिवेशन है, ये आपका डेरिवेशन है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है कि एडवर्स रिपोर्ट किसी भी इंफॉर्मेंट के खिलाफ पुलिस कोर्ट में दायर करती है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट। व्हाट इज ड्यूटी? टू इश्यू नोटिस टू द इंफॉर्मेंट विक्टिम, टेक हिज रिप्लाई। If the victim wants to
file and then pass an appropriate order whether this procedure is followed or not. If this procedure is not followed, the order passed by the honorable learned magistrate is illegal. और ये मैं मेरी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिसके ऊपर अन्याय हुआ है, जिसके घर का आदमी मरा है, उसको बिना पूछे उसके खिलाफ ऑर्डर पास कर देंगे? कौन से कानून में लिखा है बॉस? ये बताइए मुझे, आप बताइए। पूछता है भारत, अर्नब गोस्वामी जी पूछता है, भारत सरकार को पूछते हैं। मैं पूछता हूं, महाराष्ट्र पुलिस जब उसको अरेस्ट कर रही थी, मतलब क्या कर रही थी? वो उनको एग्जीक्यूटिव पावर्स एक्सरसाइज कर रही थी। सुबह 6:30 बजे कर रही थी। कर सकती है, कर सकती है। कौन सी सीआरपीसी में लिखा है? नहीं लिखा है। कर सकती है, नहीं लिखा है। किया नहीं लिखा है। अर्नब गोस्वामी का क्या ड्यूटी था उसमें? अगर उसको लीगल रेमेडी कोर्ट जा सकता था। बराबर। पुलिस के साथ दादागिरी नहीं करनी थी उसने। बराबर। उसने क्या किया? पुलिस को कोऑपरेट नहीं किया। पुलिस की जो गवर्नमेंट ड्यूटी थी, वो जो गवर्नमेंट ड्यूटी कर रहे थे उसमें ऑब्स्ट्रक्ट किया है उसने। और सिर्फ ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया, इस तरह से उसने वहां पर माहौल बनाया कि वो पुलिस के दिल में डर बैठा। अमित जी, और ये जो है लेट मी कंप्लीट, ये जो है ये आईपीसी 353 के तहत ऑफेंस है। और फडणवीस सरकार ने ही ये आईपीसी 353 के ऑफेंस को सेशन ट्राइबल बनाया है। मैं पूछता हूं, मैं डिमांड करता हूं, मैं हमारे उद्धव जी की सरकार की पुलिस को डिमांड करता हूं कि तुरंत अगर उसको एमसीआर हुआ है, जेल कस्टडी किया है, तो 353 की एफआईआर रजिस्टर कराए और तुरंत पुलिस कस्टडी सीख करे मैजिस्ट्रेट से, उसको अंदर डाले। पुलिस को वो पावर है। इसमें पीसीआर हुई, इसके लिए जज बना रहे, किसके लिए? जरूरत नहीं। एक प्रक्रिया के थ्रू उसको हुआ है, वो पुलिस की लैप्सेस की वजह से वो विक्टिम के ऊपर कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये पुलिस और आरोपी के बीच में जिस तरह से विक्टिम को सप्रेस करके कार्रवाई की गई है, ये विक्टिम के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय है। नहीं, आप जो, मैं विक्टिम की तरफ से बात कर रहा हूं। नहीं बराबर है, आप जो विक्टिम को, आप जो बोल रहे थे विक्टिम को सप्रेस किया गया, तो आपके पास कोई क्रेडेंशियल एविडेंस है क्या? मैं कोर्ट में खड़ा हूं क्या? नहीं ठीक आप है, मुझे एविडेंस पूछ रहे हो, मैं कोर्ट में खड़ा हूं। नहीं, आप जिस तरह से मुझे फैक्ट बता रहे हो, उसी फैक्ट के ऊपर मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं। मैंने रही बात एविडेंस की, मैंने आपकी ही बात को आपको पूछा, आपने बोला कि आपने क्या कहा, विक्टिम को सप्रेस किया गया। मैंने क्या पूछा, आप किस बुनियाद पर? वेरी नाइस क्वेश्चन। अभी आप आपका गूगल भगवान को ओपन कीजिए, गूगल भगवान के ऊपर जाइए, अर्नब गोस्वामी और अरेस्ट डालिए, हाईकोर्ट डालिए, आपको तुरंत एक पेज ओपन हो जाएगा, कौन सी भी मीडिया का, उसमें आज की जो बहस कोर्ट में हुई उसकी रिपोर्टिंग हुई पेपर में, उस न्यूज़पेपर को पढ़िए। उसमें साफ साफ कहा गया, हाईकोर्ट कह रहा है इंटरिम अरेस्ट के ऊपर क्यों नहीं दी? एक ही कारण बताया, हम विक्टिम की साइड पूछे बिना कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे, क्योंकि निचले मैजिस्ट्रेट ने भी वही गलती की है, वो गलती हम दोहराना नहीं चाहते। इससे बड़ा एविडेंस तो मैं आपको कुछ दे नहीं सकता। अगर इसके खिलाफ आपके पास कोई एविडेंस है तो आप मुझे पूछिए या बताइए, मैं मानने के लिए तैयार हूं। अमित जी, आपने कहा, ठीक है, कि हाई कोर्ट ने कहा दैट वी डू नॉट वांट टू मेक द सेम मिस्टेक दैट यू सेड द मैजिस्ट्रेट made of no notice to the informant. We cannot ignore the rights of the victim. Let's see what happens tomorrow. Said the High Court. यही आपने कहा, राइट? Yes. मेरा इस पे आपको एक सवाल है। पूछिए। ये अगर राइट्स अगर विक्टिम की डिनाई की गई थी 2018 में, हाँ, तो उस राइट्स को रियलाइज करने के लिए विक्टिम को 2 साल लगे या किसी ने उनको आके रियलाइज कराया गया? अगर विक्टिम को कुछ अंधेरे में रखा के सब कुछ हो रहा है तो विक्टिम क्या करे? आप मुझे बताइए। अगर विक्टिम पुलिस देखिए, अंधेरे में रखा, ये सब का हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस नहीं, आप बताइए ना, विक्टिम को मालूम था। ये आप मुझे बताइए ना, आपको मालूम था? उस समय भी ये हाई प्रोफाइल केस थी। उस समय भी हाई प्रोफाइल केस बताइए मुझे। उस समय अर्नब गोस्वामी भी इन्वॉल्व थे, ठीक है। उस समय बड़े बड़े लॉयर ने इसमें दिमाग डाला होगा, ठीक है, होगा। आप हाइपोथेसिस पे बात कर रहे हैं, तो आप भी तो हाइपोथेसिस पे बात कर रहे हैं ना। आप लॉजिक बात करें, हम भी लॉजिक पे बात करेंगे। आपने कहा कि 2018 में इनको इन्फॉर्मेशन सुना नहीं,
और 2 साल के बाद मुझे एक आपको सवाल पूछना है, 2 साल लगते हैं क्या किसी को ये रियलाइज होने के लिए? 2 साल लगते हैं कि उनका राइट्स मारा गया, उनको सुना नहीं गया? इस मीडिया की जमाने में, इस आज ये जो आईटी का जमाना चल रहा है, जो आपके कोई भी इंफॉर्मेशन यहां से सीधे नासा तक की जो फिंगर टिप पे है, वहां पे मुंबई और महाराष्ट्र जैसे दुनिया में रहने वाले लोगों को 2 साल लगे ये रियलाइज होने के लिए? क्या बात कर रहे हैं आप? ये जो आप पढ़े हैं ना, वो विक्टिम ने नहीं बोला, वो हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। मेहरबान उच्च न्यायालय का, वहाँ के न्यायमूर्ति ने कहा है जो मिस्टेक मैजिस्ट्रेट ने की है वो हाईकोर्ट नहीं करना चाहता। इसका मतलब ये है गलती किसकी? मैजिस्ट्रेट की। विक्टिम को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो? आप मेरे सवाल को समझ नहीं रहे। रियलाइज हो जाए। अमित जी, आप मेरे सवाल को समझ नहीं रहे। मैंने आपको क्या पूछा कि अगर ये समरी उनको बिना इन्फॉर्म किए उनको अगर ये ली है और उसको क्लोज कर दी गई है, तो क्या 2 साल में उसको कोई हायर अपील कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था? किया होगा, मेरे नॉलेज के हिसाब से उन्होंने किया भी है, और उन्होंने उसका बकायदा जो स्टेप्स लेना चाहिए लीगल वो लिया है, तभी तो ये गवर्नमेंट ने एक्शन ली है। क्या ऐसा नहीं ना गवर्नमेंट उठ के गवर्नमेंट चेंज एक्शन, ऐसा नहीं होता है। नहीं, मुझे आप अभी भी हम इतनी जो चर्चा कर रहे हैं, मुझे अभी भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है अमित जी कि पुलिस ने इसमें कौन से सेक्शन के तहत कॉग्निजेंस लिया है, कौन से डिस्क्रिप्शन, कौन सा सेक्शन और कौन सा प्रोविजन के तहत कॉग्निजेंस लिया है, ये मुझे आप समझा दीजिए। ये एक। दूसरी बात सुनिए ना, मेरी 2 मिनट बात सुनिए। 6:30 बजे से इनको क्या जरूरत आन पड़ी? ये मतलब ये सवाल रह कर आ रहा है। 6:30 बजे ऐसा इनको पत्रकार को उठाने की इसको क्या जरूरत आन पड़ी? ठीक है, इसमें असॉल्ट क्रॉस एफआईआर हुई, वो सब जानी दीजिए, वो सब एक भाग है। अर्नब गोस्वामी पे और उनके वाइफ पे फ्रेश एफआईआर 2 दाखिल हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको पता था कि एक 1 एफआईआर इज नॉट इनफ। इनको वापस कस लेने के लिए 2-3 एफआईआर हो गई थी, तो इन्होंने बड़ा मौका लेके कर ली। ठीक है, इस बात को भी जाने दीजिए, इस बात को रहने दीजिए। आप एक सवाल पूछेंगे तो एक मैं सवाल ही मैं आपको बात बता रहा हूँ। मैं आपको सुनिए मेरी बात, मैं आपको बात बता रहा हूँ। बाद में सवाल पूछिए प्लीज। मैं आपको एक बात सवाल देने के लिए बैठा हूँ। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ अमित जी, सुनिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। ये गंभीर विषय है, ठीक है। हम ये विषय हम सब जनता को डिस्टर्ब कर रहा है कि अचानक से ऐसे क्या हो जाता है कि 6:30 बजे इनको उठाने की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 बात को समझिए। दूसरी बात, अब तक ये विषय नहीं क्लियर हो पा रहा कि क्या कौन से कॉग्निजेंस, कौन सा प्रोविजन इनको ताकत दे रहा है उठाने के लिए, कौन से सेक्शन ने और कौन से प्रोविजन ने सीआरपीसी के इनको कॉग्निजेंस लेने की ताकत दी? देखिए, जहां तक कि मेरा नॉलेज है 154 सीआरपीसी जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और 155 सीआरपीसी जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन पुलिस बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के नहीं कर सकती। अरेस्ट के लिए भी उनको ऑर्डर लेना पड़ता है, लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस में उनको पूरा पावर है, वो आरोपी को अरेस्ट कर सकती है। अभी अरेस्ट किस तरह से करना है, क्या ग्राउंड्स चाहिए, वो पार्ट अलग डिबेट हो सकता है, लेकिन पुलिस को अरेस्ट करने का पावर है। अगर अर्नब गोस्वामी को लगता था कि अरे वो एकदम पाक साफ है, तो उसको कॉपरेट करना चाहिए था पुलिस को। अरेस्ट पे डर रहा क्यों है वो? क्यों बैठा था? मैं नहीं करूंगा, मेरे को नहीं जाने का, मेरे को पुलिस मार रही है। कोई जरूरत नहीं, कॉपरेट करो पुलिस को। तुम सच हो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? और हाईकोर्ट भी इंटरव्यू नहीं दे रहा उसको, मेरे न्यायालय में इंटरव्यू कहा दिया, उनको नहीं दिए। चाहते तो दे सकते थे ना। अगर प्राइमा फेसी केस अगर बनता ही नहीं, 306 का अगर केस बनता ही नहीं, तो विक्टिम की सुने बिना ही हाईकोर्ट ऑर्डर दे देते। उसमें सुसाइड नोट है, जरूर कुछ ना कुछ सब्सटेंस है, इसीलिए उनका हिबियस कॉर्पस का पिटीशन के ऊपर रिलीफ नहीं मिल रहा है। That's what the point is। ये जो आप सब्सटेंस बोल रहे हैं, ये 2 साल बाद कैसे आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एविडेंस है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एविडेंस? हाँ जी, एविडेंस को कैसे मैन्युफैक्चर किया जा सकता है? मैं वही कोई नया टर्मिनोलॉजी में मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप बताइए मुझे। आप ना बोल दीजिए, नहीं हो सकता। मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है? ये तो जैसे कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया। मैंने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग सुना है, एविडेंस को कैसे मैन्युफैक्चर हो सकता है? एविडेंस को टेम्पर हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा? नहीं, टेम्पर नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर एविडेंस था, तो अगर कोई सब्सटेंस था, अगर ऐसा कोई डाइंग डिक्लेरेशन थी, आप डाइंग डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं। डाइंग डिक्लेरेशन नहीं बोला मैं आज तक, मैं सुसाइड नोट बोला हूं। आप कुछ भी मुझके मेरे ऊपर आरोप मत लगाइए।
मैं कब बोला डायरेक्ट डिक्लेरेशन? आप आपका चैनल का कैमरा निकाल करके देख लीजिए। नहीं, आपने मैं सुसाइड नोट की बात किया। सुनिए तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ठीक है? आपने नहीं, आप मुझे बताइए मैंने डायरेक्ट डिक्लेरेशन बोला है क्या? आपने क्या कहा? सुसाइड नोट कहा, ठीक है? और कहीं चैनल पे लोग इसको डायरेक्ट डिक्लेरेशन बोल रहे हैं, तो शायद मुझे लगा आप उस चीज को एड्रेस कर। अगर जो चैनल डायरेक्ट डिक्लेरेशन नाम ले रहे होंगे तो वो एकदम गलत है। डायरेक्ट डिक्लेरेशन एक अलग प्रक्रिया है। करेक्ट। जब इंसान मरता है Correct. और मरते समय जो बयान उसका दर्ज किया जाता है उसको डायरेक्ट डिक्लेरेशन बोलते हैं। मरने से पहले जो इंसान खुद लिख करके सुसाइड कर लेता है, चलिए, वो सुसाइड नोट था। बहुत बहुत डिफरेंस है, बहुत वास्ट उसमें डिफरेंस। सुसाइड नोट मिली है। Yes. इस पूरे विषय में सुसाइड नोट मिली है, ठीक है? तो फिर भी सवाल यही आकर खड़ा होता है ना अमित जी की 2 साल के बाद ये सुसाइड नोट मिलती है। 2 साल के बाद इसको हाईलाइट में और लाइमलाइट में लाया जाता है। मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूँ। मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूँ। अभी लाइमलाइट के ऊपर सुनेंगे कुछ आपकी? मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूँ तो बाद में लाइमलाइट के ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। बोलिए बोलिए। लाइमलाइट कौन डिसाइड करता है? हम वकील, आप लोग मीडिया वाले। आप ही का चैनल है, पूछता है भारत ए समरी की बात आज तक आपने दिखाई? मेरे खिलाफ ए समरी मंजूर हो गई, पूछता है भारत। पूछे आप? मैंने विक्टिम को सप्रेस करके ए समरी कोर्ट से मंजूर कराई हमारी फडणवीस की पुलिस ने, पूछता है भारत। बोले क्यों नहीं बोले? सच्चाई के प्रतीक होना आप, खुद के ऊपर आए तो पूछता है भारत नहीं। देखो, जिसके महल शीशे के होते हैं ना, वो दूसरे के महल के ऊपर पत्थर नहीं मारा करते, पूछता है भारत। अमित जी, ये आप इसमें कितना भी चिल्ला लीजिए या आप इसमें कितना भी इसको टेक्निकली करेक्ट होने की बात जो आप बता रहे हैं कितना भी कर लीजिए, ठीक है? ये वस्तुस्थिति में आपको क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? ये वस्तुस्थिति ऐसी है, ठीक है? और ये मुझे पता नहीं है, आपको पता है, ऐसी नहीं, हम सबको पता है, जो हमको देख रहे हैं, जो इस विषय को फॉलो कर रहे हैं, इन सबको पता है कि सुशांत मर्डर केस का इसकी तहकीकात चल रही थी। अर्नब को छोड़ के और कोई इसकी आवाज नहीं उठा रहा था, ठीक है? अर्नब की आवाज को दबाने का ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अर्नब की तरफ से, ठीक है, हम लॉ की तरफ से, ठीक है, जो इसमें निष्पन्न होगा हम उसकी तरफ से। लेकिन जिस तरीके से ये चल रहा था, ये मिशन जो उसका चल रहा था, इसको दबाने का ये एकमात्र विकल्प था और कोई विकल्प नहीं था। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, जिस तरीके से उसको दबाया गया, कुछ स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस लाते, कुछ फ्रेश सब्सटेंस लाते, 2 साल पहले का उठा के सब्सटेंस लाकर उसको इस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया जैसे लग रहा था कि कोई इलीगल प्रॉपर्टी का डेमोलेशन होता है ना, और पूरा कैसे वो एक घेराव होता है, उस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया। ये क्या बात है? आपका सवाल हो गया? बोलिए। सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में आपने जिक्र किया जी, तो हमें इस चर्चा को सुशांत सिंह राजपूत के केस की दिशा में लेनी जानी जरूरी है। बराबर है। तो आप मुझे एक फैक्ट आप बता दीजिए, फिर मैं उसके ऊपर कमेंट करूंगा। सुशांत सिंह राजपूत की केस की सीबीआई की डिमांड किसने की? मिस्टर अर्नब गोस्वामी ने। पूछता है भारत, सुशांत सिंह की केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई क्यों ना करे? ऑर्डर हुई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, रिपोर्ट क्या फाइल किया, जरा आप ही आपके मुंह से बता दीजिए। आप बता दीजिए, अभी आप बता दीजिए। नहीं, आप बता, आप रिपोर्टर है, आप बता दीजिए। आपने मुझे सवाल पूछा, एक सवाल मुझे भी पूछने का हक बनता है। आप बता दीजिए। आप इतना बता दीजिए, सीबीआई ने सुशांत के केस के जिस एजेंसी की डिमांड अर्नब गोस्वामी ने की, सीबीआई ने उस केस में क्या इन्वेस्टिगेशन में फाइनल रिपोर्ट मारा? यह सवाल आपने पूछा सुशांत सिंह के केस में, तो आपको उस केस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पढ़ाई करके आपको बैठना चाहिए। आप मुझे बताइए उसमें, उसके ऊपर मैं कमेंट करने को तैयार हूं। आप बताइए इस पे। मेरे नॉलेज के हिसाब से सुशांत सिंह के केस के ऊपर भी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ ऐसा कोई एडवर्स रिपोर्ट फाइल हुआ है, ऐसे मेरे नॉलेज में तो नहीं है। अगर आपके नॉलेज में तो आप मुझे बताइए, हम उसके ऊपर डिबेट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। रही बात सुशांत सिंह के केस में और इस केस में, दोनों सिमिलैरिटी एक ही है। उधर भी सुसाइड हुआ है, इधर भी सुसाइड हुआ है, नाइक फैमिली के। इसमें वो आरोपी है अर्नब गोस्वामी, उसमें पूछता है भारत, अर्नब जी पत्रकार थे, इसमें आरोपी थे। सेक्शन दोनों के ऊपर सेम डाउट, उसमें डाउटफुल था 306, इसमें कंफर्म था क्योंकि सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी को आरोपी बनाया मरने वाले इंसान ने। इसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। किसके? अर्नब गोस्वामी की सुसाइड नोट है, उसमें एविडेंस नहीं था, उसके बावजूद भी अर्नब जी कह रहे मर्डर हुआ, मर्डर हुआ, मर्डर हुआ। पूछता है भारत, बोलते कैसे बोलते? जहां पर
सुसाइड नोट नहीं, सुशांत सिंह के केस में फिर भी पूछता है भारत क्या मर्डर हुआ है। रिया चक्रवर्ती, लोग पक गए देख देख के, लोग कितने अन्याय हो रहे, जुल्म हो रहे, हमारा जीडीपी गिर रहा है, कोई जरूरत नहीं। हमारी नेक पत्रकार, जनता की आवाज, चैनल अगर किसको ओपन कर दिया, पैसा है जेब में, कुछ भी चिल्लावे नहीं होता है। कानून नाम की कोई चीज है, वो खुद को, मुझे ऐसा लगता है अर्नब जी गोस्वामी, मुझे ऐसे लगते वो कानून से खुद को कुछ ज्यादा बड़ा समझते, इसलिए कोर्ट में भी होंगे अपना स्टूडियो समझ करके हाथ वगैरह, उनका वकील था वहां पर खड़ा, कोई उनका कानून वकील, से, कोई कानून से, मैं कोई लेट मी कानून कंप्लीट। से। आप जब सवाल पूछ रहे थे मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, बोलिए ना। कोर्ट में वहां रिमांड में उनको जब कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया, वहां पर उनके वकील उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको जितना पूछा है उनको उतना ही जवाब देना था। उधर भी हाथ, उनको क्या लगा कोर्ट का स्टूडियो है, बीइंग एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, मैं कोर्ट को रिक्वेस्ट करूंगा इस बंदे के खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल होनी चाहिए, कंटेम्प्ट सुओ मोटो पिटीशन कोर्ट ने लेनी चाहिए और एग्जांपल देना चाहिए कि कानून से बड़ा कोई पत्रकार नहीं। कानून सिटीजन को जो प्रोटेक्शन देता है वही अर्नब को सेम प्रोटेक्शन मिलेगा। हमारे इंडिया में प्रेस लॉ नहीं है, कोई स्पेशल लॉ। क्या किया अर्नब ने, क्या किया ऐसा क्या किया, मतलब जो भूकंप आ गया, ऐसा क्या किया कोर्ट में उन्होंने? उनको जज ने जब बोल दिया दैट यू हैव टू बिहेव इन द कोर्ट, ही केप्ट क्वाइट। क्यों? लेकिन बिहेव करने की, ऐसा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत क्या थी उसको? वो इतना जिम्मेदार पत्रकार है, पूछता है भारत करके, लोगों को सवाल पूछता है। सो ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ हिज जॉब दैट टू बी वोकल। उसका जॉब किधर? उसके स्टूडियो में, इधर वो आरोपी है। ठीक है ना, मुझे नहीं लगता स्टूडियो में पूछता है भारत कर सकता है वो विटनेस बॉक्स में था मेरे नॉलेज के हिसाब से, वो विटनेस बॉक्स में होना। आरोपी को विटनेस बॉक्स में नहीं खड़ा करते कश्यप जी। विटनेस बॉक्स में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो वह खड़ा होता है। आरोपी कहां खड़ा होगा? आरोपी खड़ा होगा आरोपी के जगह पर, ठीक है, और वहां पर खड़े होके आरोपी एक्टिंग, वो भी मेहरबान न्यायालय के सामने। अरे तू गवर्नमेंट की इज्जत नहीं करता है, जो चुना हुआ है हमारे सीएम है उनको रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो अभी कोर्ट को भी तू बोलेगा? कोर्ट के अंदर अगर उसने बदतमीजी की है, मुझे बताइए तो कोर्ट को डेकोरम करने की जिम्मेदारी कोर्ट की है। उस कंसर्न लंदन मैजिस्ट्रेट साहब ने उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, अभी आप हो गया ना पर्पस सॉल्व? अभी आपका यही चाहिए था, आपको यही चाहिए था कि सुशांत की मर्डर केस को का जो मुद्दा है वो भटकाया जाए, और आपका पर्पस सॉल्व हो गया। मेरा क्या, मेरी कोई सुशांत सिंह मेरा रिलेटिव है? नहीं, कोई आपका उसमें मेरा दोस्त नहीं, यही चाहिए था, यही चाहिए था। जो जिस प्रक्रिया की आप साइड लेकर बोल रहे हैं, नहीं, आपकी नहीं होगी। जिस मैं क्या बोल, ठीक है आपकी नहीं होगी, मुझे मेरी बात तो सुन लीजिए। आप जिस प्रक्रिया की, जो आप जिन लोगों की साइड लेके बात करें, उनकी जो मंशा थी यही थी, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकती। आप जिन्होंने आज अर्नब को अंदर डाला है, ठीक है, उनकी मंशा यही थी कि सुशांत का जो मुद्दा है वो भटक जाए, रुक जाए। नीलेश जी, आपके सवाल में मुझे हंसी इसलिए आ रही है, सुशांत का केस है सीबीआई के पास, जो है बीजेपी के गवर्नमेंट के पास, अपना उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल ही नहीं अभी। अब मुद्दा भटकाने का इशू आया कहां से? ऐसा नहीं है अमित जी, ये कैसे आप जब मुझे समझाइए? ये विषय इतना गंभीर है, ये इतने लोगों के दिल को छू रहा है। जितना विषय गंभीर तिथे कानून गंभीर। नहीं, बराबर है आपकी बात, कानून गंभीर वाली बात बराबर है, लेकिन ये विषय इस तरीके से है, ठीक है, कि जहां पर लोगों को होप्स है कि कानून कुछ करेगा, वकील जो संस्था है, न्याय संस्था कुछ करेगी, यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। मतलब जो बची कुची जो आज थी, आप विषय को समझिए। हम इस पर डिबेट नहीं कर रहे हैं कि वो नाइक फैमिली 2 साल के बाद क्यों आई। मुझे विषय आपको यह समझाना था कि एक इंसान जो एक विषय पर चर्चा कर रहा है, एक विषय को बोल रहा है, उसको दबाने के लिए ये लोग ने इन्होंने क्या ये सब चीजें की इनके साथ। 2018 का विषय था, ठीक है, मुझे क्या लगता है अगर ये टेक्निकली सही है तो वो देन देयर हो जाना चाहिए था, उसी समय हो जाना चाहिए था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, हमारा मुद्दा, हमारा सवाल एक बार हो जाए, आप मुझे बता दीजिए। अमित जी, मेरा सवाल खत्म हो गया, आप जवाब दीजिए, तभी मैं बोलूंगा, आप बोलते जाइए। मेरा मुद्दा देखिए, आप विषय समझिए। मेरा मुद्दा ये नहीं था कि 2018 में ये FIR क्यों हुई, मैं टेक्निकल बहस में नहीं आ रहा हूं आपके साथ। मैं ये विषय क्या है
to understand what is the gist of the matter and what to understand what is the crux of the matter. कि एक इंसान एक चीज पे आवाज उठा रहा है और वो एक ही इंसान आवाज उठा रहा है और कोई मीडिया आवाज नहीं उठा रही थी. सुशांत मर्डर केस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है. ये जब एक दिशा पे चल रही है, एक डायरेक्शन में. अच्छा, सुशांत was not the only person. There were 4 to 5 unexplained death and they all belong to the Sushant group. उनपे तो छोड़ी दीजिए, वो तो मतलब उनपे तो चर्चा ही नहीं हुई है. वो तो उनका कोई मतलब है ही नहीं, उनका कोई अता पता ही नहीं उनके मर्डर कैसा हुआ क्या. बस कुछ रिपोर्ट फाइल हो गई होगी और खत्म हो गया विषय. मैं मुद्दा सुशांत इसलिए लाइफ में था क्योंकि बिकॉज ही वाज अ स्टार, ही वाज अ हीरो, इसलिए उसका विषय चर्चे में आया, लाइमलाइट में आया. अब उसका मर्डर इतने सस्पिशियस मैनर से होता है, इतने मतलब 5-8 की दीवार है, 5 जो लेंथ है, 5-10 का बंदा कैसे लटक के मरता है, ठीक है. उसका कोई एविडेंस जो मिला वो कोई भी मतलब कुछ कंसिस्टेंस लगता नहीं है, कोई मेल नहीं खा रहा है, ठीक है. एंड ऑफ द रिपोर्ट जो कुछ भी आ रहा है वो ठीक है, दैट इज फाइन. अभी वो रिपोर्ट है, उसको हमको रिलाई करना पड़ेगा. लेकिन ये जिस तरीके से हो रहा है, मतलब देखिए आप बात को समझिए अमित जी, खाली टेक्निकल डिस्कशन इसका समाधान नहीं हो सकता, ठीक है. अगर आप इनके खिलाफ अगर आप बोल रहे हैं कि अगर अर्नब ये इनके खिलाफ है, आप उनकी जब जो कुछ आप बोल रहे हैं, तो क्या सुशांत के को जस्टिस मिलना चाहिए? आपको ऐसा नहीं लगता? आपको नहीं लगता कि हिज डेथ वाज सराउंडेड बाय डाउट्स? ये आपको नहीं लगता? सुशांत के साथ जस्टिस होने का जो सवाल आपने पूछा है, डेफिनेटली उसके साथ जस्टिस होना चाहिए. और आप ही ने कहा है कि सुशांत सिंह की जस्टिस उनको मिलना चाहिए. वो तो चले गए, लेकिन उनकी फैमिली को जस्टिस मिलना चाहिए, उनको आत्मा को शांति मिलनी चाहिए. जस्टिस मिलेगा तभी मिलेगी. तो वो जस्टिस मिलने के लिए आवाज पहले कब से किसने उठाई? अर्नब गोस्वामी ने. आपने कहा तो अर्नब गोस्वामी जी ने आवाज उठाई, डिमांड की सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन हुई. तो आपकी इन्वेस्टिगेशन चॉइस की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आपको जो भी रिपोर्ट आएगा, जो भी न्याय मिलेगा आपको मिलेगा. मतलब जस्टिस का सवाल को खत्म हो गया सुशांत सिंह का. अभी न्यायिक फैमिली की जस्टिस का सवाल खड़ा हो गया. सुशांत सिंह के केस को जिस तरीके से वेटेज मिला है, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट था, फिल्म स्टार था, न्यायिक फैमिली नहीं थी. 2 साल से उनको जस्टिस नहीं मिला. हमारे उद्धव साहब की सरकार जब सत्ता में आई, उसके बाद अभी उसको जस्टिस मिलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है. और आज तक मेरे नॉलेज के हिसाब से, जो मैंने कानून का ज्ञान हासिल किया है, जिस तरीके से ये हो रहा है, इसको मैं महाराष्ट्र पुलिस की जो कार्रवाई है और उसको मैं जस्टिफाई कर रहा हूं. क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने खुद वो वीडियो देखी अर्नब गोस्वामी, जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा था पुलिस के साथ, जो उसने बदतमीजी की, उनके सरकारी कामकाज में अड़ंगा डाला, न्यायालय में उसने अवमानना की, न्याय की अवमानना की है. हमारे सीएम के खिलाफ भी जिस तरीके से वो रिपोर्टिंग करके, उसको हक है, वो क्रिटिसाइज कर सकता है, उनकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर. उद्धव ठाकरे जी बोल, उनको लोगों ने चुन करके दिया है, वो एक राज्य के प्रमुख है. जिस तरीके से उसका रिएक्शन आ रहा था, जिस तरीके से उसका जो पत्रकारिता निभा रहा था, वो पार्ट अलग है. लेकिन नहीं, वो भले वो इलीगल एक्ट नहीं होगा, लेकिन नैतिकता की दृष्टि में उसका बिहेवियर, आचरण वो सही नहीं था. एक पत्रकार को जरा भी शोभा नहीं देता है. और जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस ने बिहेवियर उस समय किया, वो जो बिहेवियर था फडणवीस सरकार की पुलिस का, 100% उससे फडणवीस सरकार का और अर्नब गोस्वामी का बहुत गहरा और एकदम घनिष्ठ संबंध है. उसी के लिए उसको इतने साल से गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया. और आज जिस घर में 2 लोगों के सुसाइड हुए, उन लोगों को मुझे लग रहा है सही मायने में जस्टिस मिल रहा है. और उनको जस्टिस दिलाने के लिए हमारे रायगढ़ की पुलिस सक्षम है. मैं मेरी लीगल फ्रेटर्निटी के वकीलों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी ये ड्यूटी सिर्फ इतनी नहीं है कि हम कोर्ट में जाए, हमारी उपजीविका चलाए. हमारी ये भी ड्यूटी है सही को सही कहने की और गलत को गलत कहने की ताकत हम में होनी चाहिए. अगर सिस्टम में कुछ गलत होती है, हम पुलिस के खिलाफ बात करते हैं, हम आरोपियों को बचाते हैं. जिसको कन्विक्शन हुआ नहीं, कोर्ट डिसाइड करता है कौन सही है, गिल्टी है, कौन कन्विक्टेड है.
लेकिन हम आरोपी को बेल कर आते हैं। हम पुलिस गलत करती तो पुलिस के खिलाफ भी आवाज जब उठाते तो हमारा यह भी कर्तव्य बनता है, अगर पुलिस कोई कार्रवाई जनता के फेवर में करती है और कानून का राज स्थापित करने की प्रयास में है, तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सक्षम तरीके से पुलिस के साथ खड़े हो। मैं लीगल फ्रेटर्निटी को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें इस मुद्दे के ऊपर कोई पॉलिटिक्स न करते हुए सही को सही और सही गलत को गलत कहना चाहिए, क्योंकि हम इस देश की सबसे बड़ी आवाज है, क्योंकि हम के कानून के जानकार होते हैं। हमको इसके ऊपर जरूर बोलना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत हो रहा है। जिस तरीके से रैंडमली नेता लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, पब्लिक जो लोगों को कानून के बारे में जानकारी नहीं है वो उसी को सही मान करके चल रही है। वो अर्नब गोस्वामी ने क्राइम क्या किया है उसके ऊपर नहीं नेता कुछ बात करना चाहते हैं, सिर्फ पत्रकारों की आवाज दबा रहे इस बारे में बात करना चाहते हैं। नेता लोगों के खिलाफ कितने लोग बोलते हैं, आरटीआई भी डालते हैं, कुछ होता है, उनका मर्डर हो जाता है, तभी कोई नहीं कुछ बोलता है। कोई पत्रकार भी जल्दी उठाता नहीं आवाज, सेटिंग बराबर हो जाती है, ऐसा कहते हैं लोग। मैं किसी का व्यक्तिशा नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर ये सिस्टम में हमको सुधार होना चाहिए तो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी के वकीलों के ऊपर ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमको कानून ने अधिकार दिया है, हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हम बोल सकते हैं, हमारा सिर्फ कर्तव्य कोर्ट में जाकर के अपने क्लाइंट की पैरवी सिर्फ इतना ही नहीं है और हमारा घर चलाने नहीं, हमारी ये भी ड्यूटी जरूर करनी चाहिए जो हमारी सोशल ड्यूटी है। हमारे वकीलों के वजह से इस देश को आजादी मिली है और मुझे ऐसा लगता है ये टाइम आ गया है, जिस तरीके से ये माहौल बनते जा रहा है, गलत को सही और सही को गलत, ये आज सरकार को क्रिटिसाइज करते करते ये पुलिस को क्रिटिसाइज करके पुलिस जो सही मायने में काम कर रही है इस केस में उनको दबाने की कोशिश जो की जा रही है इन नेताओं की और उनके चेले चपाटों की, उसके लिए अच्छे लोगों ने इकट्ठा आकर के उसके खिलाफ सही को सही बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मैं आशा करता हूं कि मेरी ये रिक्वेस्ट के ऊपर हमारे एक या दो लीगल फ्रेटर्निटी के वकीलों ने भी आवाज उठाई तो मैं ये समझूंगा कि हमारा ये जो इंटरव्यू मैंने अपना कीमती वक्त देकर के आपको दिया है वो सफल हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।